चीन ने 20 सालों तक अपने हथियारों को विश्व स्तरीय बताया, लेकिन 3 युद्धों और 9 महीनों में यह छवि टूट गई। पाकिस्तान, वेनेजुएला, थाईलैंड, ईरान, इन देशों ने सुरक्षा के लिए चीनी मिसाइल, रडार और फाइटर जेट्स पर अरबों रुपए खर्च किए। वे देश जिन्होंने बीजिंग के मीठे वादों पर भरोसा किया कि उसके हथियार आधी कीमत पर पश्चिमी देशों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हर बार जब इन देशों को किसी संघर्ष का सामना करना पड़ा, वे असफल रहे। ईरान सबसे बड़ा शिकार बना, वो भी एक ही साल में 2 बार। दूसरी बार हालात और भी खराब थे। 28 फरवरी 2026 को सुबह करीब 9 बजे सर्वोच्च नेता अली खामेनी तेहरान में अपने शीर्ष सैन्य और खुफिया सलाहकारों से मिलने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि मोसाद और CIA को ये जानकारी पहले से थी। जब वह बैठक की तैयारी कर रहे थे, अमेरिकी और इजरायली बल पहले ही आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ तेहरान की ओर ही नहीं, बल्कि एक साथ ईरान के 31 में से 20 से ज्यादा प्रांतों में भी। अगले 60 मिनट में अमेरिकी और इजरायली बलों ने सैन्य ढांचे, परमाणु स्थल, मिसाइल ठिकाने, IRGC कमांडर और उस इमारत पर हमला किया जहां खामनी व उनके सलाहकार थे। दिन के अंत में ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता और लगभग 40 वरिष्ठ कमांडरों की मौत की पुष्टि की। तब से खुफिया रिपोर्टें और हताहतों के दावे तो आए, लेकिन ईरान के वायु रक्षा नेटवर्क की असली स्थिति की जानकारी बेहद कम है। हमें बस इतना पता है कि इसका ज्यादातर या शायद पूरा हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन क्या उन्होंने जवाब दिया? शायद नहीं। दिलचस्प है कि पहली बार भी यही हुआ था। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया, जिसमें 200 से अधिक इजरायली फाइटर जेट्स, F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, F-15 स्ट्राइक फाइटर्स और F-16 5 लहरों में ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे। इसके बाद के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अपने खुद के हमले शुरू किए। साथ भी 2 स्टेल्थ स्पिरिट बॉम्बर्स मिसोरी के विटमैन एयरफोर्स बेस से उड़कर ईरान की भूमिगत परमाणु साइट्स पर 14 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बम गिराकर लौट आए। उन 12 दिनों के अंत तक ईरान के पास लगभग कोई भी काम करने वाला वायु रक्षा नेटवर्क नहीं बचा था। आप सोचेंगे कि इससे सप्लायर्स के बारे में कड़ी बातचीत शुरू होनी चाहिए, है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ। सप्लायर ने खरीदार को अपमानित किया और कहा कि ईरानी ऑपरेटर उनकी वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स चलाना नहीं जानते। यह सबसे बुरा भी नहीं था। जून 2025 में सीज फायर के कुछ दिन बाद ईरान के रक्षा मंत्री व अन्य लोग बीजिंग गए और चीनी हथियार खरीदने की बात की। सोचिए मैंने क्या कहा। ईरान ने अपना पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से टूटे हुए देखा। उसे चीनी लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और फिर भी उसकी पहली प्रवृत्ति बीजिंग जाकर खरीदारी करने की ही थी। सच कहूं तो मैं इस फैसले को कैसे समझाऊं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इसे और भी अजीब बनाने वाली बात यह है कि लगभग उसी समय ईरान नए चीनी उपकरणों की खरीदारी कर रहा था। चीन पहले से ही पाकिस्तान में एक और शर्मिंदगी का सामना कर रहा था, जहां सिर्फ 1 महीने पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई चीन द्वारा आपूर्ति किए गए रडार और मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिया था, जो मई 2025 में 4 दिन तक चला सैन्य अभियान था। बीजिंग ने विफलता के बावजूद सिस्टम की कोई गलती नहीं मानी, बल्कि पाकिस्तानी ऑपरेटरों की पेशेवरपन की कमी को कारण बताया। मिजिमा न्यूज एजेंसी के मुताबिक बीजिंग ने इस्लामाबाद पर HQ-9B की विफलताओं के सबूत छुपाने या नष्ट करने का दबाव डाला। उन्हें डर था कि इसके फुटेज से उनके रक्षा निर्यात व्यवसाय को नुकसान पहुंचेगा। कई रक्षा रिपोर्टों के अनुसार जुलाई 2025 तक ईरान को चीनी HQ-9B लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तेल के बदले हथियार सौदे में मिल चुकी थीं। बताया गया कि इन प्रणालियों को नतांज, फोर्दो की परमाणु सुविधाओं, IRGC ठिकानों और तेहरान व इस्फहान के नेतृत्व की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। हमें पता है कि उसका क्या अंजाम हुआ, लेकिन ये देश सबसे पहले चीन जाते हैं। पिछले 20 वर्षों में चीन का रक्षा उद्योग तेजी से बढ़ा और एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व में फैल गया। अधिकांश खरीदार वे देश थे जो पश्चिमी हथियार नहीं खरीद सकते थे या उन पर प्रतिबंध थे। ईरान और पाकिस्तान के पास विकल्प सीमित थे। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान को कड़े पश्चिमी प्रतिबंध झेलने पड़े। इससे पहले उसकी सेना अमेरिकी यूरोपीय उपकरणों पर निर्भर थी। उसने तो F-14 टॉमकैट जैसे अपने समय के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स भी चलाए थे। पिछले हफ्ते इजरायली हमलों ने
इस्फहान के 8वें टेक्टिकल फाइटर बेस को निशाना बनाया, जो ईरान के बचे हुए पूरे F-14 बेड़े का घर है। IDF ने 8 मार्च को बताया कि उसने वहां बचे हुए टॉमकैट विमानों को नष्ट कर दिया। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि जमीन पर 2 से 3 F-14 विमान नष्ट हुए हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पश्चिमी देशों से संबंध अचानक टूट गए थे। रूस एक विकल्प था, पर ईरानी नेता मॉस्को पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे और रूसी हथियार महंगे व कम भरोसेमंद थे। तो चीन ने कदम बढ़ाया और लगातार रूसी कीमतों से कम दाम पर हथियार देने की पेशकश की। साथ ही ये दावा भी किया कि वह समान या उससे भी बेहतर तकनीक दे रहा है। नतीजतन तेहरान चीनी हथियारों पर निर्भर हो गया। पाकिस्तान की स्थिति भी मिलती जुलती है। 1990 के दशक से पहले पाकिस्तान ज्यादातर अमेरिकी और पश्चिमी उपकरणों से लैस था, खासकर शीत युद्ध में जब वह अफगानिस्तान में सोवियत प्रभाव के खिलाफ अमेरिका का सहयोगी था। 1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों के बाद सब बदल गया। अमेरिका ने तुरंत कड़े प्रतिबंध लगाए और सैन्य आपूर्ति रातों रात बंद कर दी। कहीं और जाने का रास्ता न होने पर पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया, जिसने खुशी खुशी इस्लामाबाद को सस्ते लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइलें और नौसैनिक जहाज़ों से भर दिया और जल्दी ही पाकिस्तान का मुख्य और लगभग एकमात्र सैन्य उपकरण आपूर्तिकर्ता बन गया। इन सब के अलावा चीन ने दशकों से लगातार प्रभावशाली हथियार बनाए हैं, उन्हें क्रांतिकारी बताकर पेश किया है और कई बार दावा किया है कि ये पश्चिमी तकनीक से बेहतर है। उदाहरण के लिए 1990 और 2000 के दशक में चीन ने उन्नत मिसाइल तकनीक और JF-17 थंडर जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों का प्रचार किया, जो पाकिस्तान का अग्रिम पंक्ति का विमान बना। 2010 के दशक में चीन ने J-20 स्टेल्थ फाइटर पेश किया और कहा कि यह F-22 और F-35 जैसे अमेरिकी जेट्स जितना अच्छा या उनसे बेहतर है। वे यही नहीं रुके, हर कुछ साल में बीजिंग कुछ नया लाता था। एंटी-शिप मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड बम, हाईटेक रडार, हर तकनीक ने कम लागत में पश्चिमी स्तर का प्रदर्शन देने का वादा किया और हर बार खबरों में रहा। इससे यह भ्रम हुआ कि चीनी तकनीक पश्चिमी सैन्य उपकरणों जैसी है, जिससे ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए चीनी हथियार आकर्षक बन गए, जो उन्नत हथियारों के लिए बेताब थे, लेकिन पश्चिमी विकल्प खरीद नहीं सकते थे या उन तक उनकी पहुंच नहीं थी। दसियों अरब डॉलर खर्च करने के बाद इन देशों को सच में विश्वास हो गया था कि उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा बना लिया है, जो खुद की रक्षा करने या यहाँ तक कि इजराइल और भारत जैसे विरोधियों को चुनौती देने के लिए भी काफी ताकतवर है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, उन्होंने सिर्फ महंगे टिम्मू कबाड़ खरीदे। ईरान के मामले में चीन की उनसे तथाकथित रणनीतिक साझेदारी है। बीजिंग ईरान के 90% कच्चे तेल निर्यात करीब 14 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदता है, जिससे तेहरान को अमेरिकी प्रतिबंधों में आर्थिक सहारा मिलता है। चीन ने ईरान को ब्रिक्स में भी शामिल किया। चीन ने ईरान को शंघाई सहयोग संगठन में शामिल किया। साथ ही चीनी कंपनियों ने ईरान की घरेलू निगरानी व्यवस्था बनाने में मदद की। बीजिंग सालों तक ईरान की कूटनीतिक ऑक्सीजन, आर्थिक रीढ़ और संयुक्त राष्ट्र में पश्चिमी प्रस्तावों को रोकने वाली एकमात्र बड़ी ताकत रहा। फिर अमेरिका और इजराइल ने आयतुल्लाह को मार डाला और अब 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी चीन कहीं नजर नहीं आ रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी समकक्ष से फोन पर बात की और बयान में ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या को अस्वीकार्य बताया। चीन की प्रतिक्रिया यही तक सीमित रही। अब तुलना करें कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार, पैसा और समर्थन दे रहा है, जबकि चीन अपने रणनीतिक साझेदार के लिए एक कड़ी भाषा वाला पत्र भी नहीं लिख पाया। यह बीजिंग के लिए बड़ी समस्या है कि वह खुद को दुनिया में कैसे दिखाता है। चीन ने ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जैसे कूटनीतिक सुरक्षा ढांचे 1 दशक में बनाए हैं, ताकि वह अमेरिका से गठबंधन न करने वाले देशों का भरोसेमंद साझेदार बन सके। ईरान को वादे का बड़ा उदाहरण माना गया, लेकिन असली परीक्षा में बीजिंग ने सिर्फ नैतिक समर्थन दिया। चीनी हथियार एक देश में ही फेल नहीं हुए, वे लगभग हर जगह एक साथ फेल हो रहे हैं। असफलताएं इतनी आम हैं कि किसी एक ऑपरेटर या हालात को दोष नहीं दे सकते। सबूत भी यही बताते हैं। रात भर चले 3 घंटे के ऑपरेशन में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने सीधे काराकास में हेलीकॉप्टर उतारे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके परिसर से निकाला और उन्हें एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले गए,
जिसके बाद उन्हें नार्को आतंकवाद के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी भेज दिया गया। पश्चिमी गोलार्ध में लगभग 20 अलग अलग बेस और युद्धपोतों से 150 से अधिक विमान रवाना किए गए। जनरल डैन केन ने इसे अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे सटीक समन्वित अभियान बताया। ईरान की तरह वेनेजुएला ने भी चीनी वायु रक्षा उपकरणों में निवेश किया ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। देश ने कई चीनी निर्मित JY-27A एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम संचालित किए, जिन्हें बीजिंग ने F-22 और F-35 को 150 मील से भी अधिक दूरी से पकड़ने में सक्षम बताया है। इन्हें रूसी S-300VM बैटरियों और पेंटसिर S-1 सिस्टम्स के नेटवर्क से जोड़ा गया था। इनमें से किसी ने भी उस क्षेत्र में उड़ रहे सैकड़ों अमेरिकी जेट, ड्रोन या हेलीकॉप्टर पर एक भी फायर या मिसाइल नहीं चलाई। अब सबसे अहम बात आती है। रूसी S-300 बैटरियां कम से कम कुछ न कुछ निशाना बनाने की कोशिश तो करती ही। हम जानते हैं कि वे काम करती है। हमने उन्हें यूक्रेन में वास्तविक समय में काम करते हुए देखा है, जहां दोनों पक्षों ने इस युद्ध के दौरान S-300 सिस्टम का इस्तेमाल विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने के लिए किया है। यूक्रेन ने उनका इस्तेमाल रूसी जेट विमानों को आसमान से गिराने के लिए किया है। रूस ने उन्हें यूक्रेनी शहरों पर दागा है। चाहे आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, S-300 अपने लक्ष्यों को निशाना बनाते हैं। यही उनका काम है। वेनेजुएला में दिक्कत रूसी हार्डवेयर नहीं, बल्कि उसे चीनी रडार नेटवर्क से जोड़ना थी। JY-27A का उद्देश्य पूरे सिस्टम की आंख बनना था, ताकि स्टेल्थ विमानों का समय पर पता चल सके और मिसाइलें उन पर निर्देशित हों। बीजिंग ने दावा किया था कि यह F-35 जैसे विमानों को 300-500 किलोमीटर दूर से देख सकता है। इसी वजह से वेनेजुएला ने पैसे दिए थे। 3 घंटे तक अमेरिकी बल वेनेजुएला की हवाई सीमा में रहे, फिर भी JY-27A ने कुछ नहीं पकड़ा। EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेट्स ने रडार नेटवर्क को जाम कर दिया, जिससे वह कोई ट्रैक नहीं पकड़ सका। आखिरकार स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर मादुरो के निवास पर गए और उन्हें अमेरिका ले गए। यू त्सोंग-जी, जो ताइवान के एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल है और पहले ताइवान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल वॉरफेयर कॉलेज का नेतृत्व कर चुके हैं, ने कहा कि चीनी सिस्टम कागज पर तो आधुनिक दिखता है, लेकिन असली युद्ध की मांगों के सामने वह बिखर जाता है। करीब 6 महीने तक थाईलैंड कंबोडिया से विवादित सीमा क्षेत्र को लेकर संघर्ष में था। दिसंबर में फिर से शुरू हुई लड़ाई के दौरान रॉयल थाई आर्मी ने नोरिनको द्वारा बनाए गए चीनी V-24 मेन बैटल टैंकों के अपने बेड़े को मोर्चे पर तैनात किया और फिर एक गन बैरल फट गया। थाई आर्मी के कर्नल लीचा, जो उप प्रवक्ता है, उन्होंने इस घटना की पुष्टि की, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स को जलने और सिर में चोट आई। रॉयल थाई आर्मी ने पूरी तकनीकी जांच शुरू की, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं थे। नेशनल इंटरेस्ट ने बताया कि बैरल अपनी निर्धारित उम्र के लगभग 40% पर ही फट गया। 40%। ये संख्या कितनी गंभीर है, ये समझने के लिए थोड़ा संदर्भ जानना जरूरी है। एब्रम्स M1A2 बैरल को लगभग 500 से 700 राउंड्स के लिए रेट किया गया है, जो गोला बारूद पर निर्भर करता है और आमतौर पर इस आंकड़े तक या उससे अधिक चल जाता है। लेपर्ड 2 भी इसी श्रेणी में है। रूसी T-72 और T-90 बैरल भी कठिन हालात और कम रखरखाव में आमतौर पर अपनी तय उम्र तक चल जाते हैं। इसकी तुलना में VT-4 को लगभग 500 राउंड्स के लिए रेट किया गया है और यह निचले स्तर पर है, लेकिन जो बैरल फटा वो लगभग 200 राउंड्स पर ही फेल हो गया। ये इन टैंकों के साथ थाईलैंड की एकमात्र समस्या भी नहीं है। जैसे ही उन्होंने टैंक की डिलीवरी ली, लगभग उसी समय से क्रू मेंबर टर्रेट ड्राइव सिस्टम, फायर कंट्रोल की विश्वसनीयता और इंजन में बार बार आ रही समस्याओं की रिपोर्ट कर रहे थे। क्रू मेंबरों ने साइड आर्मर को कमजोर और ट्रैवर्स स्पीड को डायनामिक एंगेजमेंट के लिए बहुत धीमा बताया। अब अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो V-24 की कीमत लगभग आधी है, जितनी एक लेपर्ड 2 या एब्राम्स की होती है। V-24 की कीमत प्रति यूनिट लगभग 4 से 5 मिलियन डॉलर है, जबकि पश्चिमी टैंकों की कीमत 8-10 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट है। और शायद आप सोच रहे होंगे, ठीक है, जैसा दाम वैसा सामान मिलता है। आधी कीमत में आप कुछ समझौते करते हैं। यह एक वाजिब समझौता है, बिल्कुल, लेकिन समस्या यह है कि बैरल अपनी तयशुदा उम्र के
आधे समय में नहीं फेल हुआ। ये 500 राउंड्स के 40% पर फेल हो गया, यानी आधे से भी कम पर। थाई क्रू ने पहले दिन से समस्याएं बताईं, लेकिन उन्हें तब तक नज़रअंदाज किया गया जब तक एक बैरल लाइव एंगेजमेंट में नहीं फटा। अभी तक चीनी अधिकारियों ने VT4 बैरल की समस्याओं या फेलियर पर कुछ नहीं कहा। जो हमने देखा है उसके आधार पर चीनी शायद किसी तरह से क्रू को ही दोषी ठहरा देंगे कि उन्होंने गोला बारूद गलत तरीके से लोड किया। म्यांमार JF-17 थंडरबर्ड का पहला एक्सपोर्ट ग्राहक था। यह चौथी पीढ़ी का फाइटर है जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कोऑपरेशन ने मिलकर विकसित किया। म्यांमार ने 2016 में डील साइन कर 2018 में पहला विमान लिया था। 4 साल में पूरी फ्लीट ग्राउंड हो गई। विफलताओं की लिस्ट शर्मनाक थी। विंग टिप्स और हार्ड पॉइंट्स में स्ट्रक्चरल क्रैक, KLJ-7 रडार फेलियर, इंजन और वेपन्स कंप्यूटर में खराबी, जिससे ट्रेनिंग एक्सरसाइज में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों का लॉन्च जोन काफी छोटा हो गया था। इन विमानों को उड़ाना भी खतरनाक था, लड़ाई तो और कठिन। म्यांमार की सैन्य जुंटा ने इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी दी और जवाब मांगा। पाकिस्तान ने सितंबर 2022 और 2023 में तकनीकी टीमें भेजी, लेकिन वे कुछ भी ठीक नहीं कर पाए। जुंटा इतनी नाराज थी कि जनरल मिन ऑन्ग ल्योंग ने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से ये मुद्दा उठाया। जरा सोचिए, एक सैन्य तानाशाही के नेता जो कूटनीतिक शिष्टाचार के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने जाते, उन्हें पाकिस्तान के 2 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से टूटे हुए लड़ाकू विमानों की शिकायत करने की जरूरत महसूस हुई। और जब इससे भी फर्क नहीं पड़ा तब चीन को दखल देना पड़ा। चीनी दूत ने पीधाव की यात्रा इसलिए की क्योंकि JF-17 एक चीनी सह विकसित परियोजना है और इसका वैश्विक बाजार में नाम खराब हो रहा था, न कि म्यांमार वायुसेना की परवाह में। बीजिंग को खबर फैलने से पहले स्थिति संभालनी थी। म्यांमार की वायुसेना ने JF-17 छोड़कर MiG-29, Yak-130 और K-8 विमानों का इस्तेमाल फिर शुरू किया ताकि वे गृह युद्ध में लड़ सके। तब से जुंटा ने पाकिस्तान से नए विमानों पर बातचीत से इनकार कर दिया है। सच कहूं, पाकिस्तान की वायुसेना का भारत के खिलाफ हाल देखकर क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं? सबसे अजीब यह कि नाइजीरिया को भी यही अनुभव हुआ। 2025 के अंत तक उसका पूरा JF-17 बेड़ा ग्राउंडेड था। नवंबर 2023 में लागोस ने पुराने विमानों की जगह के लिए इटली की लियोनार्डो कंपनी से 24 M346 FA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का अनुबंध किया। तो पाकिस्तान ने अब तक JF-17 को उसके पूरे इतिहास में सिर्फ 3 देशों को ही निर्यात किया है। इनमें से 2 देश इससे पीछे हट चुके हैं। तीसरे देश को ये विमान हाल ही में मिले हैं और आगे क्या होगा दिख रहा है। तस्वीर अब साफ है। हर बात से इनकार करो, सब पर आरोप लगाओ। थाईलैंड ने टैंकों का गलत इस्तेमाल किया। म्यांमार, नाइजीरिया ने जेट्स की देखभाल ठीक से नहीं की। वेनेजुएला की समस्या रूसी बैटरियों पर निर्भरता थी। पाकिस्तान के ऑपरेटर सही से प्रशिक्षित नहीं थे। हथियारों में कभी गलती नहीं होती, कभी भी निर्माता की गलती नहीं होती, हमेशा ग्राहक की ही गलती मानी जाती है, हर बार। अब चीन की समस्या यह है कि वह खुद को बचाने के लिए बिल्कुल वही सिस्टम इस्तेमाल करता है, वही HQ-9B जो पाकिस्तान में फेल हुआ, और वही JY-27A रडार जो वेनेजुएला में अंधा हो गया। अब बीजिंग, तिब्बत और दक्षिण चीन सागर के उन सभी द्वीपों पर तैनात है जिनका चीन ने पिछले दशक में सैन्यीकरण किया है। असल में JY-27A रडार पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग सो झील के पास भी तैनात है, जो हिमालयी सीमा पर भारतीय सैन्य ठिकानों के ठीक सामने है। भारत पहले से ही ठीक जानता है कि वह रडार दबाव में कैसे प्रदर्शन करता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चनयान एयरबेस पर इसी मॉडल को नष्ट किया था। उसे जैमिंग फ्रीक्वेंसी, प्रतिक्रिया समय और ब्लाइंड स्पॉट्स पता है। सोचिए, भारतीय हथियारों, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ इसका क्या असर होगा। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो अंतिम चरण में जमीन से सिर्फ 5 मीटर ऊपर उड़ती है, और तो और ये सीधी लाइन में भी नहीं उड़ती। जमीन पर ये आपके खिलाफ इलाके की असली बनावट का इस्तेमाल करती है। घाटियों, ढलानों और पहाड़ियों के किनारों से चिपक कर उड़ती है और प्राकृतिक बाधाओं का इस्तेमाल करती है ताकि दूर स्थित रडारों की नजरों से बची रह सके। ये सब माक 3 की रफ्तार से हो रहा है, यानी हर सेकंड लगभग 1 किलोमीटर।
माक 3 की गति वाली मिसाइल रडार सीमा से बाहर हो तो रक्षकों को प्रतिक्रिया के लिए कुछ सेकंड ही मिलते हैं और उन आखिरी सेकंडों में ब्रह्मोस अचानक से साइड और ऊपर नीचे की दिशा में तेजी से मूवमेंट करता है, जबकि वो अभी भी नीचे उड़ रहा होता है, जिससे रडार ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल सॉल्यूशंस और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। जब तक HQ-9B का HT-233 फायर कंट्रोल रडार उसे डिटेक्ट करता है, मिसाइल पहले ही एंगेजमेंट विंडो में आ जाती है। और ये तब है जब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स को शामिल नहीं किया, जो रडार्स को जैम कर देते हैं इससे पहले कि बैटरियां लॉक कर सके। कई बार पाकिस्तानी मिसाइल साइट्स पर हमला हुआ इससे पहले कि वे एक भी इंटरसेप्टर लॉन्च कर पाते। भारत ही नहीं, अमेरिका और ताइवान भी इन चीनी सिस्टम्स की नाकामी देख रहे थे और फिर उन सभी ने वही चीज वेनेजुएला में जनवरी 2026 में होते देखी और फिर 6 हफ्ते बाद ईरान में भी। अब सोचिए ताइवान पर हमला कैसा होगा। PLA को 180 किलोमीटर खुला पानी पार करना पड़ेगा। उन्हें एक किलेबंद द्वीप पर, जिसकी तटरेखा कोरल से घिरी है, समुद्री लैंडिंग करनी होगी। उन्हें ताइवानी वायु रक्षा को दबाना होगा और शायद अमेरिकी नौसेना के कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप्स और एयरफोर्स के स्टेल्थ विमानों से भिड़ना पड़ेगा। ये सब PLA के रडार नेटवर्क, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन पर निर्भर करता है, वो भी गोलाबारी, जैमिंग और अमेरिकी वायु रक्षा दमन के दबाव में। इसे उन 4 अन्य देशों की तुलना में बेहतर काम करना होगा जिनकी हमने अभी चर्चा की है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने ताइवान पर हमले की स्थिति पर अब तक का सबसे विस्तृत सार्वजनिक वॉर गेम किया था। उन्होंने इसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 24 बार अलग अलग परिस्थितियों में चलाया। इनमें ज्यादातर में अमेरिका, ताइवान और जापान ने हमले को नाकाम किया, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। दर्जनों जहाज डूब गए, सैकड़ों विमान नष्ट हो गए, दसियों हजार सैनिक मारे गए, और यह मानते हुए कि चीनी हथियार वैसे ही काम करते हैं जैसा उनका प्रचार किया जाता है, जो कि जैसा कि हमने पिछले कुछ मिनटों में बताया, वे ऐसा नहीं करते। युद्ध अभ्यास से निष्कर्ष निकला कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका को PLA की वायु रक्षा, हवाई और मिसाइल ठिकानों, तोपखाने और ऑपरेशनल कमांड और कंट्रोल सेंटरों को सटीकता से निशाना बनाकर नष्ट करना सबसे अच्छा विकल्प होगा। बिल्कुल वही जो हमने अभी ईरान के साथ होते हुए देखा या देख रहे हैं। इन संघर्षों में चीनी उपकरण फेल होने से उसकी हथियार बिक्री पर भरोसा घटा है और चीन की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। सच कहूं तो इसमें हैरानी नहीं है, क्योंकि 2023 के अंत में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने एक ऐसा खुलासा किया जो सच होने पर यह आधुनिक दौर के सबसे नुकसानदेह सैन्य घोटालों में से एक होगा। चीन की रॉकेट फोर्स में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कुछ लिक्विड फ्यूल मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी डाला गया था, जबकि ये शाखा परमाणु और पारंपरिक मिसाइल जखीरे की जिम्मेदार है। इसके अलावा पश्चिमी चीन में मिसाइल साइलो कॉम्प्लेक्सों में खराब निर्माण पाया गया, जिनके साइलो ढक्कन या तो बहुत भारी थे या फिर यांत्रिक रूप से इतने खराब थे कि डिजाइन के अनुसार खुल ही नहीं सकते थे, जिससे आपातकालीन स्थिति में मिसाइल लॉन्च पूरी तरह से रुक सकता था। याद रखें, परमाणु हथियार किसी देश की सुरक्षा की अंतिम गारंटी होते हैं। अगले कुछ महीनों में शी ने रक्षा मंत्री, रॉकेट फोर्स के कमांडर, कमिसार और कई अन्य वरिष्ठ सैन्य व रक्षा उद्योग अधिकारियों सहित लगभग 15 अधिकारियों को हटा दिया। रक्षा मंत्री ली शोंगफू अगस्त 2023 में सार्वजनिक रूप से गायब हुए और 2 महीने बाद उन्हें औपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि उन्होंने महज 7 महीने ही इस पद पर काम किया था। रॉकेट फोर्स के नेतृत्व को हटाना PLA के आधुनिक इतिहास में पहली बार था जब किसी रणनीतिक शाखा की शीर्ष कमान बदली गई। अप्रैल 2025 में जनरल हे वेडोंग, जो चीन के दूसरे सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष थे, को गिरफ्तार कर हटा दिया गया। नवंबर 2024 में CMC के राजनीतिक कार्य विभाग प्रमुख एडमिरल मियाओ हुआ अनुशासन उल्लंघन पर निलंबित हुए। दोनों को अक्टूबर 2025 में पार्टी से निष्कासित किया गया। अब भी शी जिनपिंग उस संस्था के शीर्ष स्तर को शुद्ध कर रहे हैं जिस पर उन्हें युद्ध के लिए भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि वह ऐसा करेगी या नहीं। लेकिन यह कहानी से थोड़ा आगे की बात है। आइए बात करते हैं कि चीन ने अपने मौजूदा और भविष्य के खरीदारों को कैसे गुमराह किया, जो मूल रूप से 5 प्रचार कदमों में सिमटा है। पहला, चीनी प्रचार तंत्र जीत का दावा करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 2025 में चीनी मीडिया
और पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि पाकिस्तान ने उसे मार गिराया। 3 और फिर उससे भी ज्यादा फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों को चीनी J-10C जेट्स द्वारा गिराया गया, जो PL-15E मिसाइलों से लैस थे। ये दावे इतने सटीक और आत्मविश्वास से भरे थे कि इन्होंने शेयर बाजारों को भी हिला दिया। J-10 और JF-17 के निर्माता अविक चेंगदू एयरक्राफ्ट के शेयरों में लगभग 60% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। यहां तक कि व्यापक चीनी एरोस्पेस और डिफेंस इंडेक्स भी इस प्रचार के चलते बढ़ गया। वहीं राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन ने उसी दिन अपने शेयर गिरते हुए देखे। चरण 2, सबूत बिखर जाते हैं। OSINT विश्लेषकों ने उन राफेल विमानों के टेल नंबर पता किए जिन पर पाकिस्तान ने मार गिराने का दावा किया। BS-021, BS-022 और BS-027 और इन तीनों के संयुक्त भारत अमेरिका एयर एक्सरसाइज में कुछ हफ्ते बाद दिखाई देने के फोटोग्राफिक सबूत मिले। इसी दौरान फ्रांसीसी एविएशन कंसल्टेंट जेवियर टेटिलमिन ने पाकिस्तानी मीडिया द्वारा गिराए गए राफेल के रूप में दिखाए गए मलबे की पहचान दिसंबर 1984 के फ्यूल टैंक के रूप में की, जब राफेल की पहली उड़ान भी नहीं हुई थी। स्टेप 3, स्टॉक में करेक्शन होता है। अविक चेंगदू का स्टॉक मई के अंत और जून में नीचे आ गया। दिसंबर 2025 के अंत तक यह 76 युआन पर ट्रेड कर रहा था, जो शिखर से 20% से ज्यादा नीचे था। और यह तब है जब चीन की इंटरनेट फायरवॉल किसी भी ऐसी पोस्ट या जानकारी को सक्रिय रूप से दबा रही है जो आधिकारिक कहानी का विरोध करती हो। इस बीच डेसॉल्ट का स्टॉक फिर से संभल गया और उसकी ऑर्डर बुक मजबूत बनी रही। इंडोनेशिया ने 28 मई 2025 को रफाली के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। यह पाकिस्तान द्वारा एक विमान को मार गिराने के दावे के 2.5 हफ्ते बाद हुआ। चरण 4, चीन डैमेज कंट्रोल डॉक्यूमेंट्री जारी करता है। 21 मई 2025 को बाजार के शिखर के कुछ दिन बाद और खंडन पूरा होने से पहले चीनी राज्य टेलीविजन के नेशनल मेमोरी कार्यक्रम ने द लेजेंड ऑफ द J-10 नामक 2 भाग की सीरीज शुरू की, जिसमें इस जेट के विकास को वायु रक्षा के इतिहास में चमत्कार बताया गया। ये अपने नागरिकों को लक्षित था, जो वैसे भी कभी खंडन नहीं देख पाते। चरण 5, ग्राहक को दोष दो। चीन के बाहर की सूचना व्यवस्था को अपने देश के अंदर की तरह नियंत्रित न कर पाने का एहसास होते ही उसके पास बचा एकमात्र तरीका यही रह जाता है। दरअसल हम अभी भी चीन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान ने जो सिस्टम मुश्किल से कुछ महीने पहले खरीदे थे उनका क्या हुआ, लेकिन वैश्विक हथियार बाजार इंतजार नहीं कर रहा। साइप्रिएट की सबसे हालिया रैंकिंग के अनुसार, जो मार्च 2026 में प्रकाशित हुई थी, चीन अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, जो वैश्विक हथियार हस्तांतरण का 5.6% हिस्सा रखता है। उसे चौथे स्थान से जर्मनी ने पीछे कर दिया है, जिसने 5.7% के साथ बीजिंग को पछाड़ दिया। इतना ही नहीं, बल्कि साइप्रिएट की शीर्ष 100 हथियार कंपनियों की रिपोर्ट में पाया गया कि जिन 8 चीनी कंपनियों पर वो नजर रखता है, उनके राजस्व में कुल मिलाकर 10% की गिरावट आई है। टैंक और हथियार निर्माता नारिंको, जिसकी V-24 बैरल थाईलैंड में फटी थी, की आय 31% घटी। अब खबर है कि पाकिस्तान नाकाम HQ-9B की जगह तरीकी का साइपर एयर डिफेंस सिस्टम तलाश रहा है। चीन फिर भी हथियार बेचना जारी रखेगा। पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं से कटने के कारण कई देशों के पास कम लागत के सीमित विकल्प है और चीन ही उनके लिए एकमात्र विकल्प बचा है। और देखिए, कोई ये तर्क दे सकता है कि चीन के पास अब भी ऐसे हथियार हैं जिन्हें वो निर्यात नहीं करता, ऐसे सिस्टम जो वो सिर्फ अपने लिए रखता है, जिन्हें वो वाकई अत्याधुनिक मानता है। और ये बात सही भी है। चीन को भी नहीं पता कि उसके हथियार असली दुश्मन के खिलाफ कैसे चलेंगे, क्योंकि चीन ने पिछले 47 सालों में सिर्फ एक बड़ी जंग लड़ी है, 1969 में वियतनाम के साथ सीमा संघर्ष, जो रिपोर्ट्स के अनुसार खास सफल नहीं रही। तब से सब कुछ सिर्फ अभ्यास, परेड और सरकारी टीवी डॉक्यूमेंट्रीज तक सीमित रहा है। वही पश्चिमी सिस्टम्स को असली जंग में बार बार खाड़ी, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला और अब फिर से ईरान में परखा जाता है। F-35 ने अब हवा से हवा में मार गिराने और स्टिल्थ घुसपैठ को सत्यापित किया है। ब्रह्मोस ने असली जंग में असली लक्ष्यों को तबाह किया है। EA-18G ग्राउलर ने बीते 12 महीनों में 3 देशों में असली रडार नेटवर्क निष्क्रिय किए हैं। चीनी सिस्टम्स की पहला गंभीर वास्तविक परीक्षण 2025 और 2026 में हुआ था। रिपोर्ट कार्ड आ चुका है और यह जितना खराब हो सकता है उतना ही खराब है। शी ने जनरलों को हटाया है, उसने PLA का पुनर्गठन किया है, वह 2 दशकों से आधुनिकीकरण में पैसा लगा रहा है।
उसने संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाई, अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार तैयार किया और निगरानी व अंतरिक्ष संसाधनों का नेटवर्क खड़ा किया जो पश्चिमी देशों को टक्कर देता है। और ये सब पूरी तरह से विश्वसनीय लग रहा था जब तक कि देशों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल असली युद्धों में करना शुरू नहीं कर दिया।